वायरस रेजेज इन यूरोप ऑन कोविड-19 रिबाउंड। हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा आर्टिकल है वो यूरोप में अभी क्या हुआ है कि बहुत सारे कोविड-19 से रिलेटेड केसेस आ रहे हैं, वहाँ पे डेथ्स भी हो रही हैं। तो उसी से संबंधित है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि यूरोप में एकाएक केसेस बढ़ गई हैं कोविड-19 से संबंधित। ठीक है, जबकि यूरोप के बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जहाँ पे वैक्सीनेशन का जो रफ्तार है वो बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे अधिकतर जो आबादी है उसको कोविड-19 का जो टीका है वो लगाया जा चुका है। ठीक है, तो आखिर क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या चूक हो गई है यूरोप के कंट्रीज के द्वारा कि फिर से उनको एक कोविड वेव देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो वायरस रेज करने का मतलब होता है किसी भी चीज़ का बहुत तेज़ी से फैलना। तो ये जो वायरस है वो यूरोप में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तो यही है कि कोविड-19 का जो रिबाउंड आया है उसी से संबंधित है। कोविड-19 का रिबाउंड का मतलब है रिसर्जेंस, मतलब फिर से जो तेज़ी से बढ़ा है उसी से संबंधित ये आर्टिकल है। वैक्सीन एलोन विल नॉट बी एबल टू ब्रेक द ट्रांसमिशन चेन। तो वैक्सीन जो है वो अकेले, एलोन मतलब अकेले, अकेले वो विल नॉट बी एबल, वो सक्षम नहीं होगा कि वो इस ट्रांसमिशन चेन को ब्रेक कर दे। ट्रांसमिशन चेन का मतलब क्या होता है? ट्रांसमिशन का मतलब होता है प्रसारण, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो जाने की जो क्रिया होती है, प्रक्रिया होती है, उसको बोलते हैं ट्रांसमिशन। तो क्या होता है कि मान लीजिए कोई एक व्यक्ति इन्फेक्ट हो गया, कोरोना वायरस से कोई एक व्यक्ति इन्फेक्ट हो गया, तो ये क्या करेगा? दूसरे व्यक्ति को इन्फेक्ट करेगा, फिर ये तीसरे को करेगा, फिर ये चौथे को करेगा, फिर ये पांचवें को करेगा, और इस तरह से एक चेन बन जाता है। तो इस चेन को अगर आपको तोड़ना है, ठीक है, तो उसमें वैक्सीन ही सिर्फ अकेले काम नहीं आएगी, सिर्फ वैक्सीन इस चेन को तोड़ नहीं सकती है। ठीक है, और पेंडेमिक को एंड कर सकती है। मतलब सिर्फ वैक्सीन से आप चाहोगे कि हम ट्रांसमिशन चेन को तोड़ दें और इस पेंडेमिक का मतलब होता है वैश्विक महामारी, मतलब कोई ऐसी बीमारी जो दुनिया भर में फैल गई हो, तो उसको बोलते हैं पेंडेमिक। तो वैक्सीन जो है वो सिर्फ सक्षम नहीं है कि वो ट्रांसमिशन चेन को तोड़ दे और पेंडेमिक जो वैश्विक महामारी है उसको समाप्त कर दे। With the staggering increase in daily fresh coronavirus cases and deaths in much of the Europe, the continent has for the second time since last March become the pandemic epicenter। अब ये देखिए कह रहा है कि विद द स्टैगरिंग इंक्रीज, स्टैगरिंग का मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में इंक्रीज हुई है। स्टैगरिंग का मतलब होता है शॉकिंग, ठीक है, एस्टॉनिशिंग, स्टाउंडिंग, ठीक है, मतलब जो बड़ी, बहुत बड़ी मात्रा में जो आपको आश्चर्यचकित कर दे। तो इतनी बड़ी मात्रा में जो इंक्रीज हुई है डेली प्रतिदिन जो होने वाला जो फ्रेश कोरोना वायरस केसेस हैं, ठीक है, और डेथ्स हैं, कहाँ पे? इन मच ऑफ द यूरोप। तो मच अधिकतर यूरोप में जो प्रतिदिन जो फ्रेश कोरोना वायरस केसेस आ रहे हैं और उससे मरने मरने वालों की जो लोगों की जो संख्या है उसमें जो बहुत बड़ी मात्रा में जो बढ़ोतरी है, उसके साथ ही क्या हुआ है? द कॉन्टिनेंट हैज फॉर द सेकेंड टाइम, जो ये जो यूरोपियन जो कॉन्टिनेंट है वो दूसरी बार लास्ट मार्च, मतलब इसी साल के जो मार्च है उसमें यूरोप में इस तरह की सिचुएशंस देखने को मिले थे। तो उस मार्च से अब दूसरी बार ऐसे देखने को मिला है, क्या देखने को मिला है? कि द कॉन्टिनेंट बिकॉम द पैंडेमिक एपिसेंटर, कि अब ये पूरी दुनिया में ये जो कोविड-19 का जो पैंडेमिक है, वैश्विक महामारी है, उसका एपिसेंटर बन गया है। कौन? ये जो कॉन्टिनेंट है। एपिसेंटर का मतलब होता है मुख्य केंद्र, मतलब जहाँ पे सबसे ज़्यादा कोई एक्टिविटी हो रही है तो उसको बोलते हैं एपिसेंटर। जो रिसर्जेंस मतलब वही है रिबाउंड, मतलब फिर से अपना क्या करना, अपनी पुनः स्थिति में आ जाना। ठीक है, अपने ग्रोथ को फिर से शो करना, रीग्रोथ होना किसी भी चीज़ का, रिसर्जेंस का मतलब वही है। तो ये जो रिसर्जेंस हुआ है बहुत बड़ी मात्रा में, जो फिर से केसेस बढ़ रहे हैं इन डेली न्यू केसेस विच बिगेन इन अर्ली अक्टूबर। तो ये जो रिसर्जेंस हुई थी जिसमें डेली न्यू केसेस की संख्या अर्ली अक्टूबर के शुरुआत से ही ज़्यादा बढ़ने लगी थी, एंड रिस्ट्रिक्टेड टू 3 कंट्रीज। और उस समय क्या था कि ये जो केसेस थी वो 3 कंट्री में ही रिस्ट्रिक्टेड थी, मतलब सीमित थी। हैज सिंस स्प्रेड, उसके बाद से क्या हुआ है कि ये फैल गया है, एंड इज ड्रिवन बाय डेल्टा वेरिएंट। और ये ज़्यादा ड्रिवन बाय मतलब किसके कारण से ये ज़्यादा हो रहा है? रिसर्जेंस जो है, ज़्यादा से ज़्यादा जो केसेस हैं वो जो आ रही है वो आखिर किसके कारण से हो रहा है? तो उसके पीछे डेल्टा वेरिएंट। आप जानते हैं कि वेरिएंट का मतलब होता है चेंज्ड फॉर्म। वायरस जो होती है वो अपना फॉर्म चेंज करते रहती है, तो ये जो बदला हुआ रूप होता है उसको बोलते हैं वेरिएंट। तो
WHO ने क्या किया है कि अलग अलग वेरिएंट का नाम रख दिया है, जैसे डेल्टा वेरिएंट है, लेम्डा है, ठीक है, तो कप्पा है, तो इस तरह से बहुत सारे वेरिएंट्स का नाम है। तो इसमें सबसे खतरनाक जो है वो डेल्टा वेरिएंट है, और इसी डेल्टा वेरिएंट के कारण से यूरोप में फिर से आप नए केसेस में बढ़ोतरी देख रहे हैं, ठीक है। द कॉन्टिनेंट रिपोर्टेड नियरली 2 मिलियन न्यू केसेस लास्ट वीक। अब ये जो यूरोपियन कॉन्टिनेंट है उसने रिपोर्ट किया, दर्ज किया क्या, लगभग 20 लाख नए केसेस पिछले सप्ताह, ठीक है, मतलब पिछले सप्ताह 20 लाख नए केसेस देखने को मिले थे। द हाईएस्ट सिंस द पेंडेमिक बिगेन। अब देखिए ये जो 20 लाख पिछले सप्ताह देखने को मिला, ये अपने आप में सबसे ज़्यादा है, सबसे हाईएस्ट है ये। कब से? जब से ये पेंडेमिक शुरुआत हुआ। तो आप जानते हैं कि पेंडेमिक 2020 में शुरुआत हुई थी, फरवरी मार्च से। तो जब से ये पेंडेमिक शुरुआत हुई है तब से लेकर के अब तक यूरोप में इससे ज़्यादा एक सप्ताह के अंदर में केसेस दर्ज नहीं किए गए थे, ठीक है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिचुएशन थोड़ा सा भयावह है। मोर देन हाफ ऑफ द ग्लोबल कोविड-19 डेथ्स दिस मंथ वर इन यूरोप। अब देखिए ये भी डरावने वाली बात है कि पिछले महीने दुनिया भर में जितने भी कोविड-19 से डेथ हुई थी उसका आधा जो डेथ की जो फिगर है वो यूरोप कॉन्टिनेंट से आया था। तो कॉन्टिनेंट ने क्या किया, ये भी रिपोर्ट किया कि जितना भी ग्लोबल कोविड-19 डेथ्स है पिछले महीने, इस महीने दिस मंथ सॉरी इसी महीने नवंबर में, तो उसका आधा तो यूरोप से ही आई है मृत्यु। इन ऑस्ट्रिया, द नेदरलैंड्स, जर्मनी, डेनमार्क एंड नॉर्वे द डेली केसेस आर द हाईएस्ट सिंस द पेंडेमिक बिगेन। अब देखिए जब से शुरुआत हुई है पेंडेमिक की उसके बाद से कुछ देश ऐसे हैं जहां पे अब तक का सबसे ज़्यादा केसेस देखने को मिला है। तो वो कौन कौन से देश हैं? ऑस्ट्रिया है, नेदरलैंड्स हैं, जर्मनी है, डेनमार्क है, नॉर्वे है। तो यहाँ पे पिछले आप मान सकते हैं कि 1.5 साल से ज़्यादा, 2 साल होने वाला है, तो 2 साल से अब तक सबसे ज़्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं। रोमानिया एंड यूक्रेन रिपोर्टेड रिकॉर्ड हाई नंबर्स अ फ्यू वीक्स अगो। कुछ सप्ताह पहले ही रोमानिया और यूक्रेन ने भी रिकॉर्ड स्तर के केसेस देखने को मिला था, रोमानिया और यूक्रेन में। विद हॉस्पिटल्स फास्ट फिलिंग अप, WHO predicts that there would be extreme stress on hospital beds and intensive care units in many European countries between now and March next year। अब देखिए हुआ क्या है कि अब चूंकि क्या हुआ है कि धीरे धीरे केसेस बढ़ रहे हैं, तो केसेस जब बढ़ेंगे तो लोगों को हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ेगा। तो अब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे हॉस्पिटल्स जो हैं वो तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं, तो WHO ने ये प्रिडिक्ट किया है, प्रिडिक्ट करने का मतलब भविष्यवाणी करना, अंदाज़ा लगाना। तो उसने ये प्रिडिक्ट किया है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मतलब दबाव पड़ने वाला है किस पे? हॉस्पिटल बेड्स पे एंड इंटेंसिव केयर मतलब ICU पे। तो ICU और हॉस्पिटल बेड्स पे बहुत दबाव पड़ेगा यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज में, इन मैनी यूरोपियन कंट्रीज। और कब दबाव पड़ेगा? बिटवीन नाउ, अभी से लेकर के अगले साल के मार्च तक। तो अभी से लेकर के अगले साल के मार्च तक सिचुएशन खराब हो जाएगी, बद से बदतर हो जाएगी, ऐसा WHO का प्रिडिक्शन है कि केसेस जब बढ़ेंगे तो लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ेगा, उतने हॉस्पिटल बेड्स होंगे नहीं, तो उससे क्या होगा? ज़्यादा दबाव पड़ेगा, ठीक है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ठीक है। वाइल द वैक्सीनेशन रेट इन मोस्ट कंट्रीज इन वेस्टर्न यूरोप आर हायर, ठीक है, द वैक्सीनेशन लेवल्स आर रिलेटिवली लोअर इन ईस्टर्न यूरोप। अब देखिए कह रहा है कि ये जो वैक्सीनेशन का जो रफ्तार है, रेट है, अधिकतर कंट्रीज में, और कौन से कंट्री? वेस्टर्न यूरोप में, मतलब पश्चिमी यूरोप में जो वैक्सीनेशन का जो रेट है वो तो बहुत हाई है, बट जो वैक्सीनेशन लेवल है वो बहुत ही कम है, उसके मुकाबले कम है। किसके? कहाँ पे? तो ईस्टर्न यूरोप में। तो ईस्टर्न यूरोप में तुलनात्मक रूप से वैक्सीनेशन का जो लेवल है वो कम है, और वेस्टर्न यूरोप में वैक्सीनेशन का रेट ज़्यादा है। अब इसके बीच वाला पढ़ लेते हैं। आयरलैंड लीड्स द टेबल विद ओवर 90% एडल्ट्स बीइंग फुल्ली वैक्सीनेटेड इन अर्ली सितंबर। अब देखिए ईस्टर्न यूरोप में सबसे ज़्यादा है, और उसी का एक एग्जाम्पल दिया है कि उसमें आयरलैंड टॉप करता है, उसमें लीड कर रहा है इस टेबल में, ठीक है। मतलब अगर इस पूरे टेबल में अगर हम देखें कि कौन सा देश ज़्यादा वैक्सीनेशन कर पाया है, तो उसमें आयरलैंड टॉप कर रहा है, जहाँ पे 90% से ज़्यादा जो एडल्ट्स हैं उनको फुली वैक्सीनेट मतलब दोनों डोज लगाया जा चुका है, उनको पूरी तरह से वैक्सीनेट किया जा चुका है, और अर्ली सितंबर में ही ये काम कर लिया गया था, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है।
With France setting an example, many countries are now making it difficult for the unvaccinated to freely travel or enter certain public or even workplaces in an attempt to increase vaccine uptake. अब देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि विद फ्रांस सेटिंग एन एग्जाम्पल, फ्रांस के एग्जाम्पल उदाहरण पेश करने के साथ ही, मतलब फ्रांस ने सबसे पहले इस काम को किया। आखिर वो कौन सा काम है, तो देखिए आगे पता चलेगा। मैनी कंट्रीज आर नाउ मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर द अनवैक्सीनेटेड, मतलब अब क्या किया जा रहा है कि बहुत सारे देशों के द्वारा अब इस बात को बहुत मुश्किल बनाया जा रहा है। किसके लिए? जो अनवैक्सीनेटेड है, मतलब जिन्होंने टीका नहीं लगाया है उनके लिए वहाँ के देशों ने क्या किया है, उनके लिए मुश्किल होने वाली है। क्या मुश्किल होने वाली है? टू फ्रीली ट्रेवल, कि वो अब पूरी फ्रीली उस देश में ट्रेवल नहीं कर सकते हैं, और इंटर सर्टेन पब्लिक और इवन वर्क प्लेसेस, या कोई पब्लिक प्लेसेस पे भी वो फ्रीली नहीं जा सकते हैं, या वर्क प्लेस जहाँ पे वो काम करते हैं वहाँ पे भी उनको जाने से रोका जा रहा है जब तक कि वो वैक्सीन को ना ले लें। तो जो लोग वैक्सीन नहीं लिए हैं उनको यूरोप के कंट्री क्या कर रहे हैं, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दे रहे हैं कि अगर आपने वैक्सीन नहीं लगाई है तो फिर आप काम पे नहीं जा सकते, ठीक है, पब्लिक प्लेसेस पे आप नहीं घूम सकते फ्रीली। तो इस तरह का रिस्ट्रिक्शंस लगाया गया है। और आखिर क्यों किया गया है? तो इन एन अटेम्प्ट टू इंक्रीज वैक्सीन अपटेक, वैक्सीन अपटेक का मतलब वैक्सीन की जो कंजम्पशन है, वैक्सीन को लेने का जो काम है उसको बढ़ाने का, वैक्सीन का जो डोज है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग ले सके, इसी प्रयास में जो अनवैक्सीनेटेड जो हैं उनको लेकर के बहुत सारे टफ रूल्स बनाए गए हैं, ठीक है, ताकि मजबूरी में भी लोग क्या करें, वैक्सीन ले लें और एक तरह से क्या हो, ये जो ट्रांसमिशन चेन है वो ब्रेक हो जाए। एंड इन ए फर्स्ट ऑस्ट्रिया मेड वैक्सीनेशन मैंडेटरी स्टार्टिंग फरवरी नेक्स्ट ईयर एंड वेंट इनटू ए नेशनल लॉकडाउन फॉर 3 वीक्स फ्रॉम नवंबर 22। और देखिए एंड इन ए फर्स्ट, और सबसे पहली बार क्या हुआ है, सबसे पहला काम किसने किया है? ऑस्ट्रिया ने। ऑस्ट्रिया ने क्या किया है? वैक्सीनेशन मैंडेटरी कर दिया। मैंडेटरी का मतलब होता है कंपलसरी, मतलब अनिवार्य, आपको कराना ही कराना है। स्टार्टिंग फरवरी नेक्स्ट ईयर, मतलब अगले साल फरवरी से वैक्सीनेशन मैंडेटरी कर दिया गया है। अगर आप वैक्सीन नहीं लगवाए हुए हैं तो आप बहुत सारी सुविधाओं से आपको वंचित कर दिया जाएगा। एंड वेंट इनटू ए नेशनल लॉकडाउन, और ऑस्ट्रिया जो है वो वहाँ पे पूरे राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लगा दिया गया है 3 सप्ताह के लिए। और ये कब से लगाया गया है? नवंबर 22 से। Austria has managed to fully vaccinate about 65% of its eligible population, which is one of the lowest rates in Western Europe। अब देखिए ऑस्ट्रिया जो है वो वेस्टर्न यूरोप का कंट्री है, ठीक है, तो ऑस्ट्रिया जो है वो मैनेज कर लिया है, मतलब किसी तरह से सक्षम हो गया है क्या करने में, अपने जो एलिजिबल पॉपुलेशन है, मतलब जिनको वैक्सीन लगाया जा सकता है, उस पूरे पॉपुलेशन का 65% लोगों को उसने फुली वैक्सीनेट कर दिया गया है। लेकिन इसके बारे में ये कह रहा है कि अभी भी ये वेस्टर्न यूरोप के जितने भी कंट्री हैं उसमें सबसे कम रेट है, मतलब जितने भी ये वेस्टर्न यूरोप के कंट्री हैं वो ऑस्ट्रिया से ज़्यादा लोगों को, अपने एलिजिबल पॉपुलेशन के अधिकतर परसेंटेज को क्या किया है, फुली वैक्सीनेट किया है। इसमें सबसे पीछे कौन है? ऑस्ट्रिया है, ठीक है। While most of the new Delhi cases reported are among the unvaccinated, breakthrough infections and hospitalizations are being reported in the fully vaccinated too। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि हालांकि, while मतलब हालांकि, most of the new Delhi cases, अधिकतर जो नए जो डेली केसेस आ रहे हैं, जो रिपोर्ट किए जा रहे हैं, आर among the unvaccinated, वो किन के बीच में हो रहा है? तो जो वैक्सीन नहीं लगवाए हैं उनकी संख्या ज़्यादा है, ठीक है। तो अधिकतर जो डेली नए केसेस आ रहे हैं उनमें अधिकतर लोग कौन हैं? जो अनवैक्सीनेटेड हैं, जो टीका नहीं लगाए हैं। ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस एंड हॉस्पिटलाइजेशंस आर बीइंग रिपोर्टेड इन द फुली वैक्सीनेटेड टू। अब देखिए एक बार और बोल रहा है, ये जो ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन है, ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन का क्या मतलब होता है, तो इस बात को समझिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति ए है और ये क्या किया है, ये फुली वैक्सीनेटेड है। क्या है? फुल्ली वैक्सीनेटेड। फुली वैक्सीनेटेड का मतलब क्या हुआ कि इसको दोनों डोज लग गए हैं, मान लीजिए कोविशील्ड या कोवैक्सीन का दोनों डोज लग गया। तो अब अगर दोनों डोज लग जाने के बाद भी इसको फिर से इन्फेक्शन हो जाता है तो इसको बोलते हैं ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन, ठीक है, मतलब टीका लगने के बाद भी इन्फेक्शन। तो ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन भी देखने को मिल रहा है और हॉस्पिटलाइजेशंस भी देखने को मिल रहा है। आर बीइंग रिपोर्टेड इन द फुली वैक्सीनेटेड, तो जो लोग फुली वैक्सीनेटेड हो चुके हैं उनमें भी इन्फेक्शन और उनमें भी हॉस्पिटलाइजेशन के केसेस देखने को मिल रहे हैं यूरोप में। हाउएवर द डेथ्स आर प्रीडोमिनेंटली बीन अमॉन्ग द अनवैक्सीनेटेड। लेकिन अच्छी बात यह है कि अधिकतर जो डेथ्स रिपोर्ट की जा रही हैं वो प्रीडोमिनेंटली मतलब मेनली किन लोगों के बीच में है? वो अनवैक्सीनेटेड, मतलब जो लोग टीका नहीं लगाए हैं मरने वालों में उन्हीं की संख्या ज़्यादा है।
ठीक है। इवन वाइल WHO हैज कॉल्ड फॉर ए मोराटोरियम ऑन बूस्टर डोजेज टिल दिस ईयर एंड, सो vaccines become available to developing countries, its Europe office has endorsed in administering booster dosage as a priority to the most vulnerable population. अब देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि इवन वाइल, हालांकि जबकि WHO ने कॉल फॉर मतलब डिमांड किया है, ए मोरेटोरियम मतलब किसी भी चीज़ पे टेम्पोरेरी बैन, ठीक है, स्टे लगाना। तो WHO ने डिमांड की है कि आप बैन लगा दो, रोक लगा दो, किस पे? बूस्टर डोज पे। अब देखिए बूस्टर डोज क्या होता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति ए है, जैसे अभी मैंने बोला था, उसको हमने दोनों डोज लगा दिया, तो ये तो फुली वैक्सीनेटेड हो गया, ठीक है। लेकिन दोनों डोज लगाने के बाद से एक्स्ट्रा जब डोज इसको लगाया जाए तो उसको बोलते हैं बूस्टर डोज। मतलब फुली वैक्सीनेटेड जो लोग है, जो व्यक्ति है, उसकी इम्यूनिटी मान लीजिए किसी कारणवश से कम है, दोनों वैक्सीन लगाने के बाद भी, दोनों डोज लगाने के बाद भी, तो फिर उसकी इम्यूनिटी को और ज़्यादा बूस्टअप करने के लिए एक एक्स्ट्रा डोज लगाया जाता है, तो उस डोज को हम लोग बोलते हैं बूस्टर डोज। तो WHO ने बोला कि बूस्टर डोज लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आखिर WHO ने ऐसा क्यों कहा? टिल दिस ईयर एंड, मतलब इस साल के अंत तक बूस्टर डोज पे उसने रोक लगाने की मांग की थी, ताकि वैक्सीन जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज को उपलब्ध हो सके। आप खुद सोचिए वैक्सीन इनिक्विटी कितनी है हमारे दुनिया में। एक तरफ यूरोप के और अमेरिका के अधिकतर जो सिटीजन हैं वो न सिर्फ दोनों डोज लगा चुके हैं, बल्कि वहाँ के अधिकतर पॉपुलेशन को वहाँ की सरकारें बूस्टर डोज लगा रही हैं, मतलब एक्स्ट्रा डोज लगा रही हैं। और वहीं एशिया और अफ्रीका के बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ के सिटीजन तरस रहे हैं कि उनको पहली डोज भी लग जाए। तो इसीलिए WHO बैन लगाने की बात कर रहा है कि बूस्टर डोज आप मत लगाइए, क्योंकि अगर आप बूस्टर डोज लगाओगे तो वैक्सीन की पहले से किल्लत है, और ज़्यादा वैक्सीन की किल्लत हो जाएगी, तो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको वैक्सीन कहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो वहीं इसीलिए उसने क्या किया था, मोरेटोरियम की बात की थी इस साल के अंत तक। लेकिन इट्स यूरोप ऑफिस, लेकिन इसी WHO का यूरोप में जो ऑफिस है वहाँ का WHO क्या कह रहा है, हैज इंडोर्स्ड, उसने सपोर्ट किया है एडमिनिस्ट्रिंग बूस्टर डोजेज। एडमिनिस्टर मतलब देना, बूस्टर डोज को देने के लिए उसने देने का जो काम है उसको सपोर्ट किया है एज ए प्रियोरिटी टू द मोस्ट वल्नरेबल पॉपुलेशन। मतलब जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल पॉपुलेशन है, वल्नरेबल मतलब जो सबसे कमज़ोर पॉपुलेशन है, मतलब जिसको ज़्यादा इम्यूनिटी का खतरा है, ज़्यादा जिसकी इम्यूनिटी बहुत लो है, तो उसको प्रियोरिटी दे करके वैक्सीन डोज, बूस्टर डोज देने का उसने समर्थन किया है। बेस्ड ऑन ग्रोइंग एविडेंस ऑफ ए डिक्लाइन इन प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड माइल्ड डिजीज एमंग द फुली वैक्सीनेटेड। तो ये जो बात बोला है वो किस आधार पे बोला है, तो ग्रोइंग एविडेंस जो है, मतलब बढ़ती हुई जो एविडेंस का मतलब सबूत है, किस बात का, कि डिक्लाइन हो रहा है, किसके, किसमें, प्रोटेक्शन में, किसके अगेंस्ट में प्रोटेक्शन में कमी आ रही है, इन्फेक्शन की और माइल्ड डिजीज। तो माइल्ड डिजीज और जो इन्फेक्शन होता था उसके अगेंस्ट में प्रोटेक्शन होता था, किसको, जो फुली वैक्सीनेटेड होते थे। लेकिन अब उसमें कमी आ गई है, तो इस कमी को लेकर के बहुत सारे एविडेंस हमें देखने को मिल रहे हैं, बढ़ते हुए इतनी सारी एविडेंस हमें देखने को मिल रही हैं कि पहले जो फुली वैक्सीनेटेड थे उनको इन्फेक्शन का खतरा नहीं होता था, उनको माइल्ड डिजीज का खतरा सिर्फ होता था, माइल्ड डिजीज भी नहीं होती थी, तो उसमें अब कमी आ रही है। तो इसको लेकर के WHO का जो यूरोप में जो ऑफिस है वो क्या किया है, बूस्टर डोज को देने का सपोर्ट किया है। As evidence has shown, vaccines alone will be insufficient to break the transmission chain. तो जैसा कि सबूत ने, हमारे पास एविडेंस है, हमारे पास सबूत है जो ये दिखाता है कि जो वैक्सीन है वो अकेले सफिशिएंट नहीं होगा, वो इनसफिशिएंट होगा, वो पर्याप्त नहीं है क्या करने में, ये जो ट्रांसमिशन चेन है वायरस का उसको तोड़ने में। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य की बात यह है कि मोस्ट वेस्टर्न कंट्रीज फोकस्ड प्राइमरीली ऑन इंक्रीजिंग वैक्सीनेशन कवरेज while foregoing simple yet highly effective non-pharmaceutical interventions such as universal mask wearing, फिजिकल डिस्टेंसिंग एंड इम्प्रूव्ड वेंटिलेशन इन कन्फाइंड स्पेसेस। अब देखिए यहाँ पे ये बात बताने की कोशिश कर रहा है कि आखिर वेस्टर्न कंट्री से चूक कहाँ पे हुई। तो दुर्भाग्य की बात यह है कि अधिकतर जो वेस्टर्न कंट्रीज है उन्होंने फोकस किया किस पे, प्राइमरीली मतलब मुख्यतः इंक्रीजिंग वैक्सीनेशन कवरेज, मतलब उन्होंने फोकस किया कि कैसे ना कैसे करके वैक्सीनेशन का जो कवरेज है, जो एरिया है, दायरा है, उसको बढ़ाया जाए। वाइल फॉरगो मतलब त्याग देना, छोड़ देना, इन्होंने
किस बात को छोड़ दिया? सिंपल येट हाईली इफेक्टिव नॉन फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशन, मतलब जो सबसे सिंपल चीज़ था लेकिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव और नॉन फार्मास्यूटिकल मतलब जिसमें किसी भी तरह की कोई दवा, कोई वैक्सीन की जरूरत नहीं है। तो नॉन फार्मास्यूटिकल हस्तक्षेप जो बहुत ही सिंपल था, बहुत ही इफेक्टिव था, उसको इग्नोर कर दिया उन लोगों ने और ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन के कवरेज पे उन्होंने फोकस किया। ठीक है, तो ये जो नॉन फार्मास्यूटिकल जो इंटरवेंशंस हैं वो कौन कौन से हैं? सच एज यूनिवर्सल मास्क वेयरिंग, मतलब सबको मास्क के लिए मैंडेटरी रूल बनाना, तो उसको उन्होंने इग्नोर कर दिया। फिजिकल डिस्टेंसिंग को उन्होंने उतनी सख्ती और कड़ाई से लागू नहीं किया अपने देश में। इम्प्रूव्ड वेंटिलेशन इन कन्फाइंड स्पेसेस, वेंटिलेशन का मतलब होता है हवा आने जाने का मार्ग। ठीक है, तो जैसे अगर रूम में प्रॉपर वेंटिलेशन हो, हवा के आने जाने का खुला जगह हो, ठीक है, खिड़की हो, ठीक है, तो अगर कन्फाइंड स्पेसेस का मतलब जो सीमित जो जगह होती हैं, मतलब छोटी जगह होती हैं, बंद जो जगह होती है, वहाँ पे वेंटिलेशन की सुविधाएं, इम्प्रूव्ड वेंटिलेशन हो, वहाँ पे ज़्यादा हवा के आने जाने का मार्ग हो, इस चीज़ का व्यवस्था ना करके, फिजिकल डिस्टेंसिंग को लेकर के प्रॉपर सख्ती ना दिखा करके और यूनिवर्सल मास्क वियरिंग को उन्होंने सही तरीके से इम्प्लीमेंट ना करके उन्होंने क्या किया? अधिकतर उन्होंने वैक्सीन को देने में ज़्यादा जोर लगा दिया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो है वो यूरोपियन कंट्रीज के लिए क्या रहा? काउंटर प्रोडक्टिव साबित हुआ, ऐसा लग रहा है। A study which is yet to be peer reviewed predicts 0.9 million more hospitalizations and 0.3 million additional deaths in 13 European countries where people have been neither infected or vaccinated। अब देखिए, एक स्टडी है, एक रिपोर्ट, एक स्टडी किया गया है विच इज़ येट टू बी पीयर रिव्यूड, लेकिन ये जो स्टडी है अभी इसका पीयर रिव्यू होना बाकी है। पीयर रिव्यू क्या होता है? कोई भी स्टडी होती है ना तो उसका पीयर रिव्यू होता है। पीयर रिव्यू का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि हमने स्टडी किया तो हमारे ही फील्ड के दूसरे जो साइंटिस्ट लोग हैं वो हमारे इस काम का परीक्षण करेंगे, उसको रिव्यू करेंगे कि हमने जो ये रिसर्च किया है, जो रिसर्च वर्क है वो ऑथेंटिक है या नहीं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं पीयर रिव्यू। तो अभी इसका पीयर रिव्यू करना बाकी है, लेकिन ये जो स्टडी है ये प्रिडिक्ट करता है, ये भविष्यवाणी करता है क्या कि 0.9 मिलियन मोर हॉस्पिटलाइजेशन, कि लगभग 9 जो लाख है वो और ज़्यादा हॉस्पिटलाइजेशन, मतलब हॉस्पिटल में लोग भर्ती होगा, और 0.3 मिलियन एडिशनल डेथ्स, और 3 लाख अतिरिक्त मृत्यु होगी। कहाँ पे? 19 यूरोपियन कंट्रीज में, जहाँ पे लोग जो हैं वो ना ही अभी तक इन्फेक्ट हुए हैं और ना ही जिनको वैक्सीन मिला है। तो जिनको अभी तक वैक्सीन नहीं लगा है या अभी तक जो वैक्सीन के चपेट में नहीं आए हैं, तो वहाँ उन लोगों को ज़्यादा चपेटे में लेगी कोविड-19, और ऐसी अनुमान है कि लगभग 3 लाख अतिरिक्त मौत होने की संभावना है वहाँ पे। WHO predicts 0.7 million more deaths by March 2022 in Europe and Central Asia। अब देखिए, WHO का यह प्रिडिक्शन है कि 7 लाख लोग और ज़्यादा 7 लाख लोग मर जाएंगे मार्च 2022 तक यूरोप में और सेंट्रल एशिया में। कंप्लायंस विद पब्लिक हेल्थ मेजर्स कैन इंडीड अवॉइड नीडलेस इन्फेक्शंस एंड डेथ्स। अब देखिए, वहीं कह रहा है कंप्लायंस का मतलब होता है, कंप्लायंस विद का मतलब होता है फॉलो करना, सख्ती से पालन करना। तो अगर हम पब्लिक हेल्थ मेजर्स को सख्ती से पालन करेंगे, उसको फॉलो करेंगे, ठीक है, मतलब जो पब्लिक हेल्थ मेजर्स, मतलब जैसे आप पब्लिक हेल्थ मेजर्स क्या है, जैसे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, मास्क लगाइए, फिजिकल डिस्टेंसिंग को फॉलो कीजिए, ठीक है, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो कीजिए। तो ये सब अगर हम करेंगे तो कैन इंडीड, वास्तव में ये अवॉइड मतलब रोक सकता है, बचा सकता है, नीडलेस मतलब जिसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इन्फेक्शंस और डेथ्स मतलब जो बिना बात के इन्फेक्शंस जो हमारे दुनिया भर में हो रही है और बिना बात के जो डेथ्स हो रही है उसको वो रोक सकता है। कौन? अगर हम सही तरीके से कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर करते हैं तो।